वे गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। एक के कांग्रेस का वर्कर बब्बर शेर है। मैं समझता हूँ हैदराबाद इज नंबर 1। जो सियासत में या मीडिया में आना चाहते हैं उनके लिए क्या समाया हुआ है। ये हमारी खुशनसीबी है, खासकर हैदराबाद वालों की, कि पूरा हिंदुस्तान आज मानू में समाया हुआ है। और आज की सियासत इतनी गंदी हो गई, आप देख रहे हैं ना, कभी आप किसी के बारे में कुछ बोल देंगे तो आपके ऊपर केस बुक हो जाता सर है। क्या ये आप सच मतलब है कि आप जब रेवंत रेड्डी जी पीसीसी बनने वाले थे तो आपने उनका हाई कमांड में सपोर्ट किया था? रेवंत रेड्डी साहब को बिड्डा मानती है, हमारा तेलंगाना का बिड्डा बोलती है, तेलंगाना का शेर बोलती है। एसयू में तो 400 एकड़ जमीन को काटा गया, फिर उसके बाद मानू में भी 50 एकड़ लेने की बात चली। रेवंत रेड्डी साहब की काम में नहीं आने वाली है वो तेलंगाना की अवाम के लिए है, वो तेलंगाना की अवाम की प्रॉपर्टी है। इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर काम करना है तो हमको सियासत में तो उतरना ही पड़ेगा। उड़ीसा जैसे स्टेट्स में जो डेवलपमेंट है और ग्राउंड रियलिटी है, उन दोनों के बीच में जो गैप है, आप उसको कैसे देखते हैं? आज पूरे तेलंगाना में आप कहीं भी कोई भी लेडीज जाओ, फ्री टिकट है। तेलंगाना की अवाम को आसान नहीं लेना। आज मणिपुर है तो कल शायद हमारा शहर हैदराबाद भी हो, तो उस पर आपकी क्या हो गई कांग्रेस पार्टी कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप गैर गलत बात करते हैं। अरे आप किसान को किस तरीके से देखते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए क्या करिए। करना चाहिए? तो ये बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है कि जो स्टेट में जो मसला हो रहा है, जो भी मसाइल है वहाँ के, क्या वो मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। कितनी धांधली। पहले तो सवाल ये ना साहब कि 2,50,000 हिंदुस्तान में फौज को भेजने की जरूरत कहीं को पड़ी आपको? आदाब नाजरीन, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म एमसीजे मानू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कैफ और आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट उर्दू मीडिया 2.0। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपना 25 साल सियासत में दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलए कैंडिडेट सैयद अब्दुल समी साहब, जिन्हें हम अथर भाई के नाम से भी जानते हैं। सर, उर्दू मीडिया 2.0 में आपका खैर मकदम है और बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआती ज़िंदगी, बचपन, स्कूलिंग और किन चीज़ों ने आपकी शख्सियत को शेप बनाया? सबसे पहले एमसीजे और एमसीजे के मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तमाम असातिज़ा को और उनके स्टूडेंट्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ कि आप लोग ने एक ब्रॉडकास्ट शुरू किया और एक बेहतरीन अंदाज में लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करी कि लोग सक्सेस होते हैं या अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात है उस तजुर्बात को आप उनके सामने लाने के लिए कोशिश करें। मैं इसके लिए आपको मुबारकबादी देता हूँ। अब रहा सवाल हमारी जो बचपने की जो हमसे जो ज़िंदगी गुजरी, एक आम जैसा आप सब गुजारते हैं ऐसे ही गुजरी। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा। एक्चुअल हमारी फैमिली का ऐसा मसला है, मेरे वालिद की जो फैमिली है वो गवर्नमेंट जॉब्स के तरफ है और मेरा ननियाल जो है वो बिजनेसमैन ताल्लुकात से है। तो हम जो हमारा जो वो निकला वो हम बिजनेसमैन इसीलिए निकले क्योंकि हमारा नानियाल पे गए हम जॉब नहीं करे। मेरे वालिद इंस्पेक्टर थे एमसीएच में, तो वाकई मेरे चिचा वगैरह भी जो है सो वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। और मेरे जो ननियाल है, जो मेरे नाना वगैरह थे, वो रियल इस्टेट का और कई बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट थे। तो बिजनेस में तिजारती घराने से हमारा ताल्लुक़ है। मेरी तालीम उर्दू में हुई, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ। और बचपना हमारा जब गुजरा तो आज आपके पास सोशल मीडिया है, फ़ोन है, हमारे पास वो नहीं था। तो हमारी ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा हमारा वक्त, और अगर कहीं डांट लगती और शरारत होती तो वो हम खेल कूद में ज़्यादा वक्त लगाते थे। तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था। 11 साल की उम्र से क्रिकेट खेलता था मैं। तो 11 साल से जब क्रिकेट खेलते तो हम सुबह 7 बजे संडे के दिन निकलते तो शाम में 6 बजे बगैर खाना पानी के खेलते थे। वो जुनून में हमको भूख भी नहीं लगती थी। तो बचपना वैसे ही गुजरा। बचपने में हम थोड़े शरारती भी थे। तो शरारतें तो बच्चे शरारती मतलब बच्चों में ऐसा ज़्यादा खेल कूद में ज़्यादा तवज्जो देना, उस तरीके से हमारा वक्त गुजरा। फिर आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो उसके बाद से हमको स्पोर्ट्स में ही थे हम। तो जैसे जैसे जवानी के दहलीज में कदम रखे 16-17 साल की उम्र में, तो
फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो रही। तो मैं पहलवानी किया, हमारा खान अखाड़ा बोल के मुझे पहलवान चांद पहलवान का अखाड़ा था, वहाँ से उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। तो उनके साथ अखाड़े करे, तो उनके साथ भी हम स्पोर्ट्स में रहे। तो मैं पहलवानी में भी उसमें रहा। मेरे एक बड़े भाई है जो मेरे साथ के हैं, हम दोनों मिलके बहुत एक्सेस करते थे। तो जब एक्सेस हम करते थे तो वहाँ पर जब मेरे बड़े भाई खुद मेरे को ट्रेनिंग करते थे, हम एक दूसरे को ट्रेनिंग करते हुए हम मेरे बड़े भाई को SAR कौसर के नाम से जाना जाता है। वो हैदराबाद केसरी के लिए उनकी तैयारी किए थे, मगर वाली साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे, कि वाली साहब कभी ये चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होना नहीं देते थे, कहीं भी ज़्यादा नहीं, चोरी छुपे हम लोग कर लेते थे। तो वो चला। फिर बाद में मुझे जब हमारे टाइम पे 85 के टाइम पे माइकल हमारा माइक टायसन का बॉक्सिंग का बहुत क्रेज था। माइक टायसन जब आए थे तो वो टाइम पे मेरे को बॉक्सिंग का बहुत शौक हुआ। मैं LB स्टेडियम में जाकर बॉक्सिंग करता था। मेरे बच्चों को भी बॉक्सिंग कराने की ख्वाहिश मेरी जब थी, जब मैरिज से पहले। तो उसके बाद से जैसे जैसे दिन गुजरे तो हालात बदले। फिर उसके बाद से मैं बताया ना, जैसा हमारे ननियाल का असर हम पे था, तो बिजनेस में ज़्यादा तवज्जो थी। तो बिजनेस में जब तवज्जो थी तो हम रियल इस्टेट में काम करना शुरू करे। फिर उसके बाद मैंने हमारा मेरे नाना का वो दौर में मस्ताना अगरबत्ती बोल के आप सुने होंगे, उनके साथ एक गुलिस्तान दरबार अगरबत्ती था जो हिंदुस्तान में अच्छा मशहूर था। वो था, तो हम लोग भी अगरबत्ती का बिजनेस चालू करे। तो वो भी वहां पर भी हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट जाते थे। तो डिस्ट्रिक्ट में जब स्टार्टिंग जाते तो बहुत स्ट्रगल होता था, लोग ब्रांड नहीं होता था, नाम नहीं होता था। हल्लू हल्लू उसको हम अच्छे से सेल करने के बाद एक अच्छा नाम करे। हमारी अगरबत्ती का नाम अलाना दरबार AH अगरबत्ती वर्क्स था। तो वहां पर हम लोग पूरे भाई थे, हम लोग सब मिल के काम करे। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस के लिहाज से हमारा काम चला। फिर उसके बाद से हम रियल इस्टेट के काम में आए। रियल इस्टेट का ऑलरेडी मेरे वालिद भी काम करते थे, तो हम भी काम करते। माँ मेरी वालदा बहुत ही नमाजी और परहेजगार थे, और उनकी नसीहतें हमें हर वक्त रहती थी। माँ की नसीहत खासकर जब हम बचपन में छोटे रहते थे, तो जब अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो बात होती थी कि जब आप यहाँ से आपको भेजते उनकी वालिदा पढ़ने के लिए, तो बचपन में वहाँ पर डाकुओं ने हमला कर दिया। हमला करके जब उनसे सब लोगों से चेकिंग करे तो सबसे माल लूट लिए। तो एक बच्चा ठहरा था, तो पूछे तुम्हारे पास कुछ है क्या? बोले तो बोले हाँ है मेरे पास। तो कहाँ है? बोले तो उन्होंने अंदर बताते। तो तुम क्यों बताए? बोले तो बोलते नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि झूठ कभी नहीं बोलना। तो हमारी परवरिश माँ ने ऐसी की कि हमको कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया। तो हमारी बचपन से ये चीज़ हुई, और आज भी मुझे झूठ से बहुत ज़्यादा नफरत है। झूठ नहीं है। उसमें एक हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के रसूल हम एक बार आप मेंबर पे टीका लेके बैठे थे, तो लोग बोले, साहबा बोले कि मुसलमान में कई खराबी गिने कि ये हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता। तो बोले हाँ 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 ये सब हो सकता। बोले मुसलमान झूठ बोल सकता? तो बोले मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। तो हमारा ये छोटा वर्ड नहीं है झूठ। तो हमारी परवरिश, माँ की तरबियत हमारी ऐसी रही कि हम झूठ से बहुत हमको दूर रखा गया। और बहुत ही हम एकदम रिलीजन फैमिली, मतलब डिसिप्लिन, आपकी टाइमिंग से, वालिद से बहुत डर था। वालिद का बहुत ही हम, मतलब वालिद साहब के सामने ठहरते भी नहीं थे। तो उस तरीके से गुजरा। फिर हम बिजनेस में आए। बिजनेस में आने के बाद रियल इस्टेट का काम करे। रियल इस्टेट का काम जब हम शुरू करे तो जब हम इंडिपेंडेंट हाउसेस बनाते थे, तो इंडिपेंडेंट हाउसेस ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ऐसे बनाना और सेल करना। फिर उसके बाद से हल्लू हल्लू काम बढ़ते गया, अपार्टमेंट बनाना शुरू करे, प्लॉटिंग करना शुरू करे। उसमें भी कई दुश्वारियां होती थी, उसको हम लेकर चले। फिर आने वाले टाइम पे एक टाइम ऐसा आ गया कि हम पब्लिक में अच्छा हमारा वो हो गया। तो लोग बड़े बड़े मसाइल के लिए हमारे पास आना शुरू करे। जैसे कि आप देखते हैं कि खासकर जब मी सेवाओं का कोई मसला हो जाता या कोई मंडल का मसला हो जाता, तो वहां पर करप्शन होता। तो वो करप्शन में लोगों को कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, तो ऐसे टाइम पे लोग बहुत परेशान होते, हमारे पास आते, तो हम जाके उनके काम करते थे। हम कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं। मेरा एक था, मैं ऑलरेडी
राहुल गांधी राजीव गांधी से मेरा एक अलग ही लगाव था, उनकी ड्रेसिंग सेंस, वो एक मतलब एक पर्सनैलिटी पे था। फिर जैसे जैसे मेरा दौर गुजरा, लोगों की तकलीफों को देखा, तो मैंने समझा कि मैं अब सियासत में आना चाहिए। तो जब मैं सियासत में आने के लिए, बहुत सारे लोग भी मुझे इंसल्ट करे कि भाई आप लोग, आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप बिल्कुल करप्शन के खिलाफ है। आज जहां भी जाते, अगर किसी लीडर के पास जाते तो वो भी कमीशन की बात करता है। आप अपने जेब के पैसे खर्च करके, उल्टा मैं 100-200 रुपए देके उनको ऑटो में दे के भेजता था। मेरे से जितना हो सकता मैं उनकी मदद करके उनको भेजता था। कभी किसी के रवादार रहे नहीं हम, ना कभी हमारी ऐसी नीयत रही, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमारा बिजनेस था। हमको पॉलिटिशियन से या सियासत से कोई पैसा कमाना नहीं था। हमारी सियासत का मकसद सिर्फ एक ही था कि अवाम की खिदमत करे। अवाम को जो तकलीफ होती, खासकर जो आज हमारे माशरे में जो अवाम को जिस तरीके से सताया जाता, किसी पुलिस स्टेशन पे नाजायज किसी बच्चे को बुलाकर कभी कहीं सताया जाता, कभी फैमिली के मसाइलों में कभी सुबह से शाम तक बिठा दिया जाता। तो ऐसे मसाइल को हम हल करना शुरू करें। तो हम बोले कि सियासत में आना। तो ऑलरेडी हमारी कांग्रेस पार्टी से एक लगाव था, राजीव गांधी से एक लगाव था। तो फिर मैंने 98 में राजशेखर रेड्डी साहब का पदयात्रा हुआ अच्छा। आंध्र प्रदेश में, जब कांग्रेस पार्टी नहीं थी, टीडीपी थी यहाँ पर। ओके। तो जब हमने उनकी पदयात्रा में भी मैं शामिल था, तो राजशेखर रेड्डी साहब एक बेहतरीन लीडर थे, अवामी लीडर थे, जिन्होंने हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त काम किया, जो आरोग्यश्री के हिसाब से निकाल कर 2 लाख रुपए का आपका इलाज करवाए, जिससे लोग, बहुत सारे लोग फायदे उठाए और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। तो उस तरीके से फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन हुई हमारी। पॉलिटिक्स में राजशेखर रेड्डी साहब जब भी मुझे देखते तो बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात होती थी, उनसे सीखने मिला। बहुत अच्छे लीडर थे, मास लीडर थे, अवाम की तकलीफ को जानने वाले थे। फिर ऐसे ही चलते चलते हम ऐसे गुजरा, वक्त गुजरा, हम सियासत में आए, सियासत चलते रही, उतार चढ़ाव होते रहे लाइफ में। क्योंकि ये सियासत में आने के बाद आपको बहुत सारे मसाइल सामने आते। जब आप पब्लिक का काम करने जाते, तो जब आप सही काम करने जाते तो पब्लिक को आपको रुकावट आती। बस आपका काम यह रहता कि आप उसमें मजबूती से कायम रहना, क्योंकि हमारा एक था कि हमारा तो बिजनेस था, हमको एक ही चीज थी कि अवाम की खिदमत अगर हमारे से हो सकती तो होना, अवाम को तकलीफ नहीं देना, हमारी तरफ से अवाम को तकलीफ। तो उस तरीके से काम करे, हल्लू करते करते गए। फिर कांग्रेस पार्टी, जब फर्स्ट तेलंगाना का इलेक्शन हुआ, उसमें पूरे तेलंगाना में 4 मुसलमान को टिकट दिए। अच्छा। उसमें से मैं एक, 2014 में एमएलए का टिकट दिए मुझे बहादुरपुरा असेंबली से। अच्छा। तो पहली बार मुझे एमएलए, और मैं यंग था, मुझे कोई ज्यादा मतलब इलेक्शन लड़ने का कोई तजुर्बा तो नहीं था। फिर भी मैंने, एक मेरी टीम थी पूरी, जिसमें मुझे, मेरे साथ बहुत सारे लोग साथ दिए, खासकर इरफान, फेरोज खान, और बहुत सारे मेरे साथ के लोग हैं, सालम चाऊश, लोग, ऐसे लोग बच्चे बहुत मेरे साथ कोऑपरेट करे। बड़े बड़े स्टूडेंट्स आए, बड़े बड़े लोग आए, सब मिलके एक कोशिश करे। पहला इलेक्शन जब हुआ, तो जब मैं 2014 में जब इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। और होता क्या, जब इलेक्शन हमको बी फॉर्म मिलता तो 45 डेज का टाइम होता। वो 45 डेज में हमको जिस तरीके से हमको तैयारी करना रहता, वो टाइम बिल्कुल कम होता। उस टाइम में हम तैयारी करके इलेक्शन में अच्छे तरीके से लड़े। ठीक है, परवाह नहीं, फर्स्ट इलेक्शन था, हमें हार मिली। वहां से हमारा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीतने का था, नहीं जीती। तो नेक्स्ट हम अपोजिशन में आए, फिर 10 साल पूरे अपोजिशन में काम करे। तो हमारा बचपना से सियासत में आज तक, ये यहाँ तक ऐसा रहा हमारा। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप अपने पिताजी से बहुत डरते थे, तो आपका फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके सियासी सफर में? फैमिली का सपोर्ट ये रहा कि फैमिली पहले तो हमको सियासत में आने के लिए मना ही की थी कि मैं, हम सियासत में नहीं जाते, हम बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक है हमारा, हम बिजनेसमैन। मगर मेरा एक, मेरे में थोड़ी सी कोई बात में जिद आ जाती तो मैं जिद को पकड़ लेता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश यही थी, और मैं कन्विंस करने की भी कोशिश किया हूँ। अब वो कन्विंस हुए नहीं हुए वो अपनी जगह बात है, मगर मैंने ये कोशिश की कि मैं चाह रहा हूँ कि सियासत से हमको कोई गलत, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सियासत से अवाम का भला करना है। और हमारे को, हम जो इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, उसमें खल्क़ खिदमत को बहुत अहमियत दी गई है कि इंसानियत के लिए आप क्या काम कर सकते, इंसानियत की बेहतरी के लिए क्या काम कर सकते। तो इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर काम करना है तो हमको सियासत में तो उतरना ही पड़ेगा।
क्योंकि आज जिस तरीके से सियासत गंदी हो चुकी गंदी हो है, चुकी है। तो उसमें अच्छे लोग अगर हम पीछे हटते जाएंगे जी। तो और सियासत खराब होगी ना। तो आज जरूरी था, इसीलिए हम सियासत में आए, जो घर वाले भी बाद में एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट। उसके बाद हमारी सियासत चली। सर आपका नाम सैयद अब्दुल समी है, लेकिन लोग आपको अतहर भाई के नाम से जानते हैं। इस नाम के पीछे की क्या कहानी है? इसमें क्या है, देखिए आप, एक्चुअल कैसा था, ये सैयद अब्दुल समी जो नाम है, जी। ये समी अब्दुल जो लगाते हैं वो अल्लाह के नाम को लगाते हैं। हम्म। तो एक्चुअल अब बाज लोग कभी नाम समी के नाम से रख लिए तो डायरेक्ट समी बोल के पुकार देते। तो हम्म। हमारे दादा जो थे वो बहुत ही दीनी मिजाज के और दीन के बहुत दानिश्वर थे, बहुत, मेरे दादा। तो वो इसीलिए हर बच्चे का नाम जो असली नाम होता, जैसे कि सैयद अब्दुल समी मेरा नाम है, तो उसके साथ एक उर्फियत रखते थे जो घर में पुकारने के लिए। हम्म। अब घर में समी समी पुकारेंगे तो अल्लाह का नाम को डायरेक्ट अब्दुल समी बोल के पुकारना पड़ेगा आपको, तो उसलिए अथर बोल के रखे। तो उसमें हम मार्केट में मार्केट में या पूरा जो है सो हम अथर भाई के नाम अतहर से भाई के नाम ज्यादा से। मशहूर हो गए। जी सर। सर आपने 25 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं आप, तो इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या टर्निंग पॉइंट रहा जो आपको उसमें उस पार्टी से जुड़ने का मौका मिला? एक तो मैं बताया ना, आप, मेरा आपको राजीव बताया। गांधी जी जी। से मेरा बहुत ही, उनकी इंस्पिरेशन था। ड्रेसिंग सेंस था, उनकी जी। बात करने का अंदाज। फिर उसके बाद से जब हमारे राजशेखर रेड्डी साहब तेलंगाना में जिस तरीके से लहर लेके जो पदयात्रा किए थे उन्होंने, पूरा पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा मुत्तहिद आंध्रा था जब, तो उसमें बहुत वो करे। तो एक मैं बताया ना कि अवाम की तकलीफ, अवाम को बहुत से दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। टीडीपी सरकार में बहुत तकलीफें हुई। तो उस धरनों में हम जाने के बाद हमारे को उसके बाद से एक ऐसा महसूस हुआ कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक वाहिद जमात है जो हर दलित हो, कमजोर हो, माइनॉरिटीज हो, इनको लेकर चलने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। और कांग्रेस पार्टी एक वाहिद जमात है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के रखी है। आज आप देखें 2014 के बाद से जिस तरीके से हिंदुस्तान को टुकड़े करने की जो साजिश की जा रही है, आप बताइए कौन है जो कांग्रेस पार्टी के सिवा जो इसको बचा रहा है, इसको जमा रहा है, इसको रोक रहा है? चाहे रोड पे मामला हो, चाहे वो संसद में आवाज उठाने का हो। जी। तो इस पे हम कांग्रेस पार्टी काम करें, इसीलिए कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का और कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का इसीलिए हमारी ख्वाहिश थी और हमारी एम था। सर जैसा कि आपने 2014 का इलेक्शन के बारे में बताया और सियासत में जब आपने कदम रखा था, तो क्या कोई ऐसे मुश्किलें आई जिनमें मतलब किसी ने रोका, या बहुत सारे बाधाएं आती हैं बीच में कि हाँ मत करो, इस लाइन में मत जाओ, ऐसे कोई सिचुएशन आई थी? ऐसे तो बहुत होता है ना, खासकर सियासत, हमारे खासकर हैदराबाद की सियासत कुछ अलग ही है। जी। तो यहाँ पर जब हम सियासत में गए, जब इलेक्शन में हम पदयात्रा करे, तो कई बार हम पे हमला होने की कोशिश भी की गई। हम निकले, जब बाहर निकले डट के ठहरे तो सब चले गए, जितना भी हो सका। तो लड़े हैं हम, उसके लिए लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि भाई आप आपका काम करिए, हम हमारा काम करें। हमारा मकसद एक ही है कि अवाम को आसानी पहुंचे, कहीं भी अवाम को तकलीफ है, क्योंकि पब्लिक, अवाम इतनी इनोसेंट है कि पब्लिक को बहुत चीज़ें नहीं मालूम। एमआरओ के पास जाना नहीं मालूम, अपने कुछ सर्टिफिकेट के काम करवाना है नहीं मालूम, जहाँ भी जाओ करप्शन के लिए बीच में एजेंट्स बैठे हैं। तो इनके आराम, अगर हम लीडर बन रहे हैं और अवाम के लिए हम काम करना है तो हमारी ज़रूरत है। तो ये तो चीज़ें चलते रहती है सियासत में। जब आप आने के बाद ये चीज़ें आनी है तो इसके लिए हमारे को तैयार रहते हैं हम। और कांग्रेस पार्टी भी फुल सपोर्ट हमको करती है, और हमारी एक पूरी लॉबी है। हम पूरी टीम के साथ हम मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करते हैं। सर आप इतने अरसे से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, आवाम की बड़े मसाइल आपने देखे हैं, क्या क्या उनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं जिन पे काम होना आज भी बाकी है? सबसे पहले मैं तो समझता हूँ करप्शन पे काम होना चाहिए। और खासकर जिस तरीके से आज 2014 के बाद से जो तेलंगाना को एक सुनहरी तेलंगाना बनाता हूँ बल्कि बीआरएस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से धोखा दिया, बीआरएस को अवाम ने चुना था। तेलंगाना की अवाम जब चुनी आपको तो आप उसके ऊपर खरे नहीं उतरे, आप उनको धोखा दिए, अपनी फैमिली के पैसा जमा करने में लग गए। तो उस तरीके के बाद से आज रेवंत रेड्डी साहब जब आए, खासकर सीएम बनने, और सीएम बनने के बाद जो तेलंगाना के लिए जो काम किया, तो मैं समझता हूँ
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीख में ऐसा सीएम मैंने नहीं देखा। हाँ, राजशेखर रेड्डी साहब भी अच्छा काम करे, मगर रेवंत रेड्डी साहब का जो डेवलपमेंट का, जो टेक्नोलॉजी का, जो आज नए दौर में जो वो है, उनका मिशन एक ही है, तेलंगाना को हिंदुस्तान का टॉप स्टेट बनाना नहीं है, उनको तेलंगाना को दुनिया के टॉप स्टेट्स, टॉप कंट्रीज के लेवल पे पहुंचाने का है। तो ये बड़ा मिशन, बड़ा ख्वाब कि दुनिया में, दुनिया के जो कंट्रीज है, दुनिया के जो मशहूर शिकागो, टोक्यो, आपके जितने बड़े बड़े, लॉस एंजिल, आपका लंदन, आप ऐसे सिटी में मिलाना चाह रहे हैं तेलंगाना को। वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए ये जो मेहनत कर रहे हैं वो आने के बाद, एक तो बीआरएस पूरा तेलंगाना की दौलत को लूट के लेके गई, उसके बावजूद आकर बस फ्री करे, आपके अवाम को सहूलत के लिए जो काम होना, अवाम गवर्नमेंट आप बनती है, आप बताइए मेरे को, गवर्नमेंट का काम क्या होता बताइए? गवर्नमेंट का काम होता हेल्थ सेक्टर में काम करे, गवर्नमेंट का काम होता एजुकेशन पे काम करे, गवर्नमेंट का काम होता लोगों को, गरीबों को फैसिलिटीज दे। कांग्रेस गवर्नमेंट जैसे ही आई, आते फ्री बस का इंतजाम करिए। आप बताइए, आज पूरे तेलंगाना में आप कहीं भी, कोई भी लेडीज जाओ, आप फ्री टिकट है। आप ये किसी की पॉकेट के एक एग्जाम्पल लीजिए, आप एक 200 रुपए का एक टिकट है, दो खवातीन जा रहे हैं, 400 रुपए उसके पॉकेट में डेली बच गए ना। हफ्ते में जाओ, महीने में जाओ, 15 दिन में जाओ, कोई डेली जाता, कोई किसी को रेगुलर आना जाना होता। ये अवाम की सहूलत, ये काम करे कांग्रेस पार्टी। उन्होंने क्या करे, ईद के दिन थोड़े लोगों को पैकेज दिए, देखे, और उसकी तायीद कर रहे हैं कि बोल रहे हैं आपको ईद के दिन तोहफा मिला क्या? अरे भाई, तोहफे से किसी के पेट भरता क्या? आप बताइए, तोहफे से किसी का पेट भरता क्या? आप उनकी हेल्थ सेक्टर पे काम कीजिए, आप उनकी उनकी उनके एजुकेशन पे काम कीजिए। आप उस पे तो काम नहीं करे, आप जाके फार्म हाउस पे बैठे, आप फार्म हाउस पे बैठकर काम घर में रहे, आप कभी आके सिगरेट में। आज आप देखिए, हफ्ते में 3 दिन आप जो है सो गवर्नमेंट के पूरे ऑफिसर्स, मिनिस्टर कैंप ऑफिस में बैठे हुए होते। वहां पर आम आदमी अपने मसाइल लेके डायरेक्ट जा सकता, डायरेक्ट पूरे सीएम की पूरे वो मिलते, पूरे मिनिस्टर, रेगुलर मिनिस्टर भी बैठ रहा, आप हर मिनिस्टर, एजुकेशन का मिनिस्टर हो, आपका एग्रीकल्चर का हो, आप कोई भी मिनिस्टर, तो ये पूरे मिलके आप अवाम की, ये अवाम की सहूलत का काम है। हमारी नौकरी है कि अवाम के लिए हम अवेलेबल हो, हम ना के फार्म हाउस में जाकर बैठकर आप वहां से सियासत चलाएंगे, ऐसी सियासत ना। तो ये जो था केसीआर साहब का जो दौर था, ये तानाशाही था, ये तानाशाही का दौर चलाइए। जब तानाशाही का दौर चलाए, जब तेलंगाना की अवाम, बहुत, तेलंगाना की अवाम को आसान नहीं लेना, तेलंगाना की अवाम इनको मजा चखाई, इनको बता दी कि भाई तुम अगर तानाशाही करोगे, तुम अवाम की तकलीफ को नहीं समझोगे, तो तुमको हम अपनी असलियत दिखाएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को चुने, कांग्रेस पार्टी को चुनकर कांग्रेस। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब हमारे 2014 में सरकार गई, उसके बाद 10 साल अपोजिशन में रहे हम, 10 साल अपोजिशन में रहे, तो लोग बोलते थे मुझे, अरे क्या करते भाई, अब कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। जिस दिन कांग्रेस को कभी हिंदुस्तान की, बगैर कांग्रेस के हिंदुस्तान को आप तस्वुर ही नहीं कर सकते, आप गौर ही नहीं कर सकते। आज आजादी से लेकर अब तक कभी आप कांग्रेस को हिंदुस्तान से नई का तस्वुर कर ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी ही है वाहिद। आप बताइए, कितनी कोशिशें करे राहुल गांधी जी को बदनाम करने की, 2014 से पूरी बीजेपी का सोशल मीडिया जो है सो आपको गैर गलत बात कर कर आपको, अरे आप उनकी सियासत को, उनके तजुर्बे का आप एहसास ही नहीं कर सकते। जवाहरलाल नेहरू की परवरिश में आपका वक्त गुजरा, इंदिरा गांधी के साथ राहुल गांधी का बचपना गुजरा, माँ जो है सो बड़े बड़े डिसीजन लिए। 1971 का जो जंग हुआ, वो जंग में जो है सो आप उसके माँ वो करे, बच्चे गोदों में हैं, उनके मसाइल सुने तो आप सोचिए, आप एक
कम्युनिकेशन में आप यहाँ पर रह रहे हैं, जी आपका तजुर्बा क्या है यहाँ के बारे में? आपको मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे के बारे में इल्म है, जी मुझे इल्म नहीं है। जी तो राहुल गांधी वो शख्सियत, वो तजुर्बा, फिर उसके बाद आप देखते कि हर वक्त जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप गैर गलत बात करते। अरे आप बताइए 1947 के बाद जो हालात हिंदुस्तान के हो गए थे, 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी लूट लिए अंग्रेजा हमारे लिए। उसके बाद चाइना हमारे ऊपर नजर डाल के बैठा, जो बच्चा हमसे पैदा हुआ था पाकिस्तान, वो हम पे जो है सो हम पे हमला करने के लिए तैयार हो गया। वैसे हालात में हिंदुस्तान को जोड़ के रखा, हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर लेके आए, वैसे टाइम पे आप काम करें। आज जवाहरलाल, मैं समझता हूं सालों अगर तुम मर भी जाओगे तो सालों में ऐसे जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई पैदा नहीं होता। वो काम किए हैं जवाहरलाल ने। तो ऐसे ऐसे प्रोपगंडे करे हैं, ऐसा ऐसा बदनाम करने की कोशिश करे। तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वजूद कभी हिंदुस्तान से खत्म होने वाला नहीं है और कभी खत्म हो नहीं सकता। सर, आपको किसान कांग्रेस का स्टेट कन्वीनर बनाया गया है। आप किसान को किस तरीके से देखते हैं? उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? उनके लिए क्या करना चाहिए? आप देखो, सबसे पहली बात किसान का जो मसला हुआ, आप और हम सब जानते, 13 महीने किसान दिल्ली में एहतजाज करे, जी हजारों लोग मर गए, खाना पानी उनके कैसे कैसे मसाइल हुए आप देखे। उनको चाहिए क्या? किसान को मैंने जब जमीनी लेवल पे देखा तो उनके 3 अहम मसले हैं। उनका मसला क्या है? उनको जो इनकी जो पीक होती है, उनको जो एमएसपी मिलता है, उसको उनका अच्छा दाम मिले। जी उनको उन्हों जो मेहनत करता है किसान, धूप में पानी में अपनी फसलों को बचाते हुए, उनको उसकी हिफाजत करके जब उसकी फसल तैयार होती तो जब मार्केट में लग जाता तो उसको एमएसपी नहीं मिलती, उसको उसको वाजिबी दाम नहीं मिलता, उसका मसला होता। फिर खर्जा, खर्जे के लिए जब उनको खर्जा दिया जाता तो बड़े बड़े अंबानी अदानी के खर्जे माफ कर दिए जाते, और किसान की जब माफी की बात आती तो उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता। तो ये मसला सबसे बड़ा। फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी का है, तो नई टेक्नोलॉजी उनको इंट्रोड्यूस करवाए, नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज करे। आज कांग्रेस की पार्टी जब 2023 के बाद से सरकार में आई तो पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद तेलंगाना की सरकार है जिन्होंने किसानों के 2 लाख कर्जा माफी किया। तो ये काम होता, किसानों के लिए आप मदद करना चाह रहे हैं, उनको उनको उनके डेवलपमेंट के लिए, तो आप किसानों के लिए काम करिए। तो 2 लाख रुपए की कर्जा माफी करे, और आने वाले बहुत सारे स्कीम्स है जिससे किसानों को राहत मिलेगी, उनको एमएसपी के लिए भी आसानी होगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारा काम है कि नेशनल से भी काम हो कि किसानों को बेनिफिट मिले। करंट के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे काम हो रहे हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छे लीडर में कौन सी अहम खूबियाँ होनी चाहिए? सबसे पहले अच्छे लीडर में अमानतदारी होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, और एक पैशन होना चाहिए। उसके पास एक अवाम का दर्द, उनको उनके अवाम की काम करने के लिए, अवाम के बीच में जाने के लिए जरूरी। उसमें मैं एक मिसाल आप मेरे नजर से पूछे हैं तो मैं बताता हूँ। मैं समझता हूँ तेलंगाना में इतने बेहतरीन लीडर है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। या तो जो लोग जानते हैं उनको मालूम है या नहीं है, तो मैं आपके नाजरीन के सामने से बताता हूँ। एक खुद हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब, जो एकदम सच्चे और ईमानदार और बेहतरीन अवाम का दर्द और अवाम की बेसिक तकलीफों को जानने वाले लीडर। दूसरे हमारे विक्रमा भट्टी डिप्टी सीएम है। विक्रमा भट्टी साहब बहुत ही, मेरे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और बहुत ही जमीनी लीडर है, जो राजशेखर रेड्डी साहब के टाइम पे भी मिनिस्टर थे। वो उनको देखा तो मैं आज भी राजशेखर रेड्डी साहब का उनके नजरिया दिखता है मेरे को। तो वो एक बेहतर, उनका एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। जब हम बीआरएस के दौर में जब हम कोई एहतजाज करते थे, तो एक दफा हम लोग टैंक बॉन्ड पे एहतजाज कर रहे थे, हमारे पूरे लीडर्स मिलकर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमको सबको अरेस्ट कर लिए। तो हमको अरेस्ट करने का इन लोग का कैसा प्रोग्राम रहता बोले तो, एक 3-4 जनों को लेके कोई सैफाबाद पुलिस स्टेशन को लेके चले गए, कोई शमशाबाद पुलिस स्टेशन को लेके चले गए, कोई कोई पुलिस स्टेशन को लेके चले गए। ऐसे सब लीडरों को 4-4 बड़े बड़े जो लीडर रहते हैं उन लोग सबको अलग अलग लेके चले जाते। तो लेके चले गए,
अब हम वहां गए तो हम मेरे साथ एम.ए. खान एमपी, राज्यसभा एमपी और हमारे साथ एक दो तीन लीडर्स थे। हम लोग को सैफाबाद लेके चले गए। तो मैं फौरी विक्रमा भट्टी साहब को फोन किया, साहब हमारे को यहाँ पर अरेस्ट करे और ये डीसीपी साहब जो है सो इन्हों हमारे को छोड़ रहे नहीं। तो बोले आप कहाँ हैं? बोले सैफाबाद। बोल 10 मिनट में गाड़ी ले लेके आ गया। आके बोले तो नहीं, बोले नहीं मैं छोड़ देता हूँ, आप जाइए साहब, आप कुछ भी नहीं। मेरे जब तक ये बंद मेरे लीडर्स को नहीं छोड़ते मैं यहाँ से जाता नहीं, आप पहले छोड़ना। तो हर पीएस में जाकर उनको छुड़ाने का काम विक्रमा भट्टी ने किया। ऐसे अवाम के लीडर, जो लीडर हम इनको चाहते, लीडर ऐसे लीडर्स है जो ऐसा नहीं कि अब बड़े लीडर है भाई, जबकि सीएलपी लीडर थे उन्होंने सिर्फ फोन पे बात कर लिए तो भी चल जाता था, उनको आने की जरूरत नहीं होता था, क्योंकि हमारे तेलंगाना के सीएलपी लीडर थे उन्होंने अपोजिशन के। तो आप उनको आकर हमें भी छुड़ाए और जो जो पुलिस स्टेशनों में लेके गए थे उनको सबको जाकर पुलिस स्टेशन में बैठकर छुड़ाने का काम विक्रमा भट्टी ने किया। तो ऐसी लीडरशिप हमारे पास है। तो हम ये लीडरशिप के साथ हमारा काम है। ऐसे ऐसे लीडर्स होना चाहिए। हम हमारी ख्वाहिश भी है कि इनके साथ काम करने में खुशी होता, इनके साथ काम करने में मजा आता। ये है हमारे सर उड़ीसा जैसे स्टेट्स में जो डेवलपमेंट है और ग्राउंड रियलिटी है, उन दोनों के बीच में जो गैप है, आप उसको कैसे देखते हैं? अब उड़ीसा का तो आपके हालात वहां के तो देख रहे हैं ना, आपके वहां के हालात कैसे है। एक तो पूरा वहां पर देखिए साहब, आप सबसे बड़ी बात देखिए, आप केरला का इलेक्शन हुआ, केरला में आप कितना खूबी है देखिए। आप एक बार जो है सो आप इससे कॉमर्स वालों को लाते, एक बार कांग्रेस पार्टी या उनके इत्तेहाद को लाते, तो वहाँ एजुकेशन बहुत ज्यादा है। ये सब चीजों का बेस ऐसी है कि अवाम जब एजुकेट हो जाएगी ना, तो ये जब ये जो बैलेंस है या जो नाइंसाफी है, जो गवर्नमेंट आने के बाद जो इंसाफ नहीं करती ना, तो इसके लिए आवाज उठा सकते और एक नई सरकार को आप वजूद में ला सकते। तो इसके लिए क्या है, एजुकेशन मस्ट है। तो हमको एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है। सर मणिपुर में जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। आज मणिपुर है तो कल शायद हमारा शहर हैदराबाद भी हो, तो उस पर आपकी क्या राय है? सेंट्रल हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप चाहते हुए आप एक बंगाल का इलेक्शन होता है तो बंगाल के इलेक्शन में जंग पे भेजे वैसा आप 2.5 लाख फौज को, 2.5 लाख पुलिस के अमला को भेजे आप, 2.5 लाख, 2,50,000, और आप मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग लड़ रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। आपको कभी आप पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी कई बार आवाज उठाए कि बोले कि मणिपुर के बारे में बात करो, आप बात नहीं करे। उनके मसाइल को उठाने के लिए पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का हर एमपी आवाज उठाया कि आप इसके ऊपर बात करिए, आप इसको हल करिए। तो ये बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है कि जो स्टेट में जो मसला हो रहा है, जो भी मसाइल है वहां के, कि आप वो मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी ये नहीं है कि इलेक्शन जीतने के लिए आप 2.5 लाख फौज को भेज दिए और भेज कर वहां पर आप जो है सो जो भी करे आप, अब जहां भी आप भी सोशल मीडिया पे आप भी सुन रहे, मैं भी सुन रहा हूँ कि आप जो भी करे, इस तरीके से नहीं। ये तानाशाही बहुत आए बहुत गए, एक वक्त तक रहता, एक वक्त के बाद ये अवाम, खासकर हिंदुस्तान की जो अवाम है ना, आप याद रखिए, आप ये आजादी के लिए लड़ी सो कौम है, ये अंग्रेजों को भगाने का काम करी सो है। ये लोग आपको दे रहे हैं चांस, मगर आप आज देखो, आप सेम हमारा दौर आजादी के टाइम पे जो हाल था वही दौर में हम फिर से आ गए। डिवाइड एंड रोल, हमारा कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रहा, कहीं हिंदू कहीं मुसलमान। अरे भाई, हम जब कंट्री के आदमी आते हैं तो जब बात आती है देश की, तो हिंदुस्तान फर्स्ट, कंट्री इज फर्स्ट, बाद में मजहब, बाद में मंदिर, बाद में मस्जिद। आपको कौन रोक रहा है नमाज पढ़ने के लिए? कौन रोक रहा है मंदिर में जाने के लिए? अरे जब देश की बात आ रही है, जब वोटिंग का मसला आ रहा है, जब हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट जज के बाहर उस पर बात आ रही है, जुडिशनल के ऊपर बात आ रही, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब एक हो, एक होकर हम लड़े। नहीं तो कल मणिपुर, फिर परसों आया, उसके बाद आज हमारी बारी आने वाली है। तो इसके लिए हमको तैयार होना है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ रही है, जमीन पे भी लड़ रही है और संसद में भी लड़ रही है।
सर जैसा कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हम सब देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, पर रिजल्ट के लिए हम उस चीज़ को वो देख क्यों नहीं पा रहे हैं? जैसा अभी वेस्ट बंगाल में उस तरीके का नतीजा हमें नहीं देखने को मिला। नहीं, वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन था वो तो खासकर टीएमसी और उसका था, कांग्रेस बीजेपी का का तो ही वहां था तो जी। वहां था। अब मसला ये है कि आप रिजल्ट देखिए हम्म, कि आप जब आज से 5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था तो आपके क्या सीट थे। आज आज एग्जिट पोल क्या बताया, एग्जिट पोल क्या हो हाँ रहा है, जी। कितनी धांधली। पहले तो सवाल ये ना साहब कि 2,50,000 हिंदुस्तान में फौज को भेजने की जरूरत कहीं को पड़ी आपको? प्राइम मिनिस्टर, होम क्यों मिनिस्टर पड़ी सब आ जा आपको रहे हैं। जरूरत इतनी? क्यों पड़ी? जी। आपके हाथ में है ना। अमित शाह होम मिनिस्टर होम है ना मिनिस्टर आपके है। हिंदुस्तान के। आपको पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना। और इलेक्शन के लिए जो वादे कई को हो रहे हैं आप, इलेक्शन के लिए जितनी तैयारी, इलेक्शन के बाद फिर भूल जाते हैं भूल आप। जाते हैं। आप जितने वादे कर रहे वादे हैं कर आप रहे कोई हैं। वादा पूरा नहीं करते। और आप जब हुकूमत बना रहे हैं, बीजेपी बनाइए साहब। हम्म, एक दौर हमारा था साहब, पूरा हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत थी। जी। तो हमने कहीं पे फसाद पैदा किया क्या? नहीं। हमने कभी नफरत की बात की क्या? हम कांग्रेस पार्टी के लोग जरूर गांधी जी की बात पे चलने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। मगर जब कभी हिंदुस्तान की बात आती है तो जी। हमारे राहुल गांधी जी ने जो बात कही, हम लोग बब्बर शेर है। जी। एक के कांग्रेस का वर्कर बब्बर शेर है। जब ये बब्बर शेर को अगर छेड़ोगे, जब ये निकल जाएगा, हम्म, तो आप लोग कहीं पे रहने के काबिल नहीं रहेंगे। क्यों? कि हम जरूर गए, हम गांधी जी के अहिंसा पे चलने वाले हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं दे। जब देश की बात आती है, जब देश को तोड़ने का काम करेंगे, तो ये कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर उठेगा और उठकर तुमको जवाब देने की कोशिश करेगा। हैदराबाद आईटी हब है। इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे जॉब करने आते हैं। उन लोगों के लिए क्या मशवरा है, या आपके लिए, आपकी तरफ से कोई मैसेज? नहीं, उनके लिए मैसेज क्या है साहब? अब बेहतरीन अंदाज है आज, खासकर तेलंगाना में जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, जी। जहाँ तक आईटी, उनको फैसिलिटीज बहुत है हमारे पास। हमारे पास खाना सस्ता है। आज खासकर आप बेंगलुरु से हमारा कंपेयर करें, आईटी में अगर करेंगे तो बेंगलुरु का नाम आता है। तो बेंगलुरु से आप हमारे हैदराबाद को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सहूलत, वहाँ पर ट्रैफिक प्रॉब्लम, बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम। हमारे पास ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास खाना सस्ता है, रहना सस्ता है। आप वहां पर महंगाई बहुत है, हमारे पास वो सहूलत है। तो ऐसी चीजें बहुत है हैदराबाद में। तो इसलिए लोग फायदे भी उठा रहे हैं। आप देखें आईटी सेक्टर में राजस्थान, दिल्ली, बेंगलुरु, हर तरफ के लोग यहाँ पर है। तो उसके लिए अच्छे काम है और अच्छी सहूलतें हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ हैदराबाद इज नंबर वन। आईटी में। हाँ बिल्कुल, आईटी में बहुत नंबर वन है, उनको फैसिलिटीज में भी है। और जब यहाँ का खाना खा लेते हैं तो उसके तो लोग दीवाने हो दीवाने ही हो जाते जाते हैं। हैं। सर मानो जहाँ इंडिया के हर एक कोने से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं, इस इदारे को आप इस इदारे का मुस्तकबिल आप कहाँ देखते हैं? मानू के बारे में मैंने जितनी जानकारी की हूँ, करा हूँ, ये हो सकता है मेरी जानकारी में कुछ कमी होगी, मगर मैं समझता हूँ कि मानो ये पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर समाया हुआ है। ये हमारी खुशनसीबी है, खासकर हैदराबाद वालों की, हम्म, कि पूरा हिंदुस्तान आज मानू में समाया हुआ है। जी। एक पूरा एक छोटा सा छोटा सा। हिंदुस्तान को अगर आप घूम नहीं सकते कोई, जी। तो वो आ जाओ। मानो। आप मानू का एक बार सफर कर लो, यहाँ के स्टूडेंट से मिल लीजिए। आप देखेंगे आपको बिहार का, यूपी। झारखंड का, नेपाल का, आपका हर जगह का, चाहे जो मणिपुर हो, चाहे आपका केरला हो, चाहे वो कर्नाटका। तमिलनाडु हो, हर तरीके का हर बंदा बोलता है। हर बात उसका बात करने का, उनका कल्चर, उनका जी। खाने का कल्चर, उनका रहने का कल्चर, उनका पहनने का कल्चर, तो वो सब हमको एक जगह पे मिलता है। और हमारी ये खुशनसीबी है कि हम हैदराबादियों की, कि मानो को हम यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और मैं खासकर मानो के स्टूडेंट्स का बहुत बेहतरीन मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इनको बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि ये लोग आकर अपनी जिंदगियों को संवारने के लिए जी एक सर। एजुकेशन की तैयारी में, कि पहले लोग दूर दूर जाते थे, जहाँ पर जाने के लिए सवारी भी नहीं पड़ती थी, तो तालीम के लिए बगदाद जाते थे, ईरान जी के। जी। मैं एक बात इसमें आपको ऐड करके मेरी जी थोड़ी सी बिल्कुल। बात अलग हो जाती, बिल्कुल। तो मैं बताता हूँ। एक कुतुब खुतुब खुतुब कुतुब खाना। खुत- कुतुब शहर बोल के था हमारा, खुद कुतुब।
खुतबा खुतबा अच्छा। ये हमारे स्पेन में है, खुतबा स्पेन में है, सद हाँ कुछ खुतबा। वहां पर 80,000 दुकानें थी, जी। उसमें से 20,000 दुकानें सिर्फ किताबों की थी, और किताबों के लिए लड़ा जाता था। अच्छा। किताबों के बुकों के लिए सेमिनार्स में बात बहस होती थी, बातचीत होती थी। मतलब समझे आप, जी। 80,000 एक खुतबुल शहर खुतबा खुतबा शहर में 80,000 दुकानें, उसमें 20,000 दुकानें किताबें की। किताबों की दुकानें, और उसमें बहस की जाती थी लड़ने की तालीम के लिए। और आज हमारी कौम का यह हालत है, हम खाने के लिए लड़ रहे हैं, दावतों में खाने के लिए गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही बहुत हमारी होना मायूब बात है। चाहिए। जी। इसके लिए हमको जरूरी है कि हम आपको मालूम होना, अमेरिका आज सुपर पावर होने की वजह क्या है? अमेरिका सुपर पावर होने की वजह एक ही है कि सबसे ज्यादा पब्लिश अगर कहीं बुक होती है तो वो अमेरिका में होती है, सबसे ज्यादा सेल कहीं बुक होती है तो वो भी अमेरिका में होती है। अमेरिका में आती है। जी। तो आज हमारे पास से बुकों का चले गया। और जिस तरीके से ये मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करने, मोबाइल बेहतर चीज थी, जी। मगर उसको जो जिस तरीके से रीलों में जिस वक्त तरीके से गुजार रहे लोग, अगर मैं समझता हूं आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक की कोई कौम को फैसिलिटीज मिली तो वो सिर्फ और सिर्फ यही कौम है। जी। क्यों? कि पढ़ने के लिए अगर किसी को ख्वाहिश भी होती तो वो बहुत दूर जाना पड़ता था। आज उनके हाथ में अगर एक मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल फोन है तो उनके पास यूनिवर्सिटी है, जी। ऑनलाइन। एक यूनिवर्सिटी है, उन्हों जो चाहे उसमें आप सर्च कर सकते, आप तालीम हासिल कर सकते, आप उसे सीख सकते। जी। और बुक्स पढ़ना का हमारे पास से क्रेज खत्म हो चुका है। जी। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की बहुत वो है कि आप लोग, मैं समझता हूँ बुक्स वगैरह भी बहुत पढ़ते होंगे, तो इसके लिए बुक्स के लिए आप लोग पढ़ना चाहिए। और हमारी कोशिशें होना चाहिए कि हम डिबेट में बैठे, ऐसा ही जी। हम बहस में बैठे कि तालीम के लिए बात करें, बिल्कुल। हम बुकों पे बात करें, आप नॉलेज के ऊपर बात करें, आज अमेरिका की तरक्की के ऊपर बात करें। तो इसके लिए हमारी जरूरत है। जी। सर, हैदराबाद के यूथ को आप कैसे देखते हैं? मतलब उनमें क्या पोटेंशियल्स नज़र आते हैं आपको हैदराबाद की यूथ? खासकर हैदराबाद की अगर जी। मैं बात करूं तो आज हमारे को हैदराबाद में खासकर बेहतरीन होनहार नौजवान हैं, और बस उनको एक ही है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो या स्पोर्ट्स के मैदान में हो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मगर उनके पास डिस्ट्रैक्ट भी है, माहौल बहुत खराब है। जी। हमारे पास खासकर हैदराबाद में जो माहौल है, वो कल्चर जो है सो बेकारी का बहुत ज्यादा हो गया है, बढ़ चुका है। बच्चों में टेक्निकल बहुत है, तो उसको अगर आगे बढ़ाना है तो ये लोग अपने आप को चेंज करना पड़ता। मैं एक आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उस कौम, उस खानदान, उस इदारे की हालात नहीं बदलते जब तक कि वो खुद अपनी हालात नहीं बदल सकते। तो हमारी हालात बदलने की जरूरत है। हम किसी से कंपेयर करके हम बोलेंगे नहीं भाई मैं अच्छा हूं, नहीं, आप में मेरे में जो बुराई है, हम वो बुराई पे अगर काम करेंगे ना, तो ही इस आपका सिटी का नाम होगा, आपका अपने खानदान का नाम होगा, आपकी कंट्री का नाम होगा, आपके स्टेट का नाम होगा। तो आपको हमारी हालात को बदलने की जरूरत है। मैं समझता हूँ बहुत होनहार लड़के हैं हैदराबाद में, नौजवान, बस इनको एक दिशा देखने की जरूरत है। तो इसके लिए हमारी जरूरत है कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये काम करना चाहिए, और मैं नौजवानों से आपके माध्यम से बोलता हूं कि वक्त बेकार मत कीजिए, वक्त खराब नहीं होता। मैं एक और एक बात इसके साथ जोड़ता हूं आपको। मेरा एक दोस्त है, यूएसए में रहते, H1 वीजे पे है वो। जी। वो आज भी, परसों मुझे एक वीडियो डाले, उनका नाम मोहम्मद अजीम है, मेरे खास दोस्त है। वो आज भी ब्लैक बेल्ट कराटे सीख रहे हैं, अब उन्होंने ब्लैक बेल्ट का बेल्ट लेना चाह रहे हैं। आप सोचिए, बच्चे हो गए, शादी हो गए, H1 वीजे पे है, अमेरिका में है, जी। वेल सेट है। हम्म। आप नहीं कर रहे, फिर क्या और एक काम क्या कर रहे हैं? आप पीएचडी कर रहे हैं, अच्छा। साथ ही साथ नौकरी कर रहे हैं, आप अपना फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना? तो इस जिंदगी में तालीम कभी खत्म नहीं होती, रुकना नहीं चाहिए। हम बना दिए एमबीए कर दिए, खत्म हो गया, हम डिग्री कर लेंगे, ये हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। तालीम कभी खत्म नहीं होती।
हमारी तालीम को आगे बढ़ाते जाना है हमारा, तो ये हमारी ज़रूरत है। तो हैदराबाद के आने वाले उम्मीद है कि आप इन लोग के लिए बेहतरीन कोशिश भी हम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि नौजवान बेकार चीज़ों में नहीं जाकर, अपना वक्त खराब नहीं कर कर अच्छे से काम करेंगे। सर आज के स्टूडेंट्स खासकर मानू के स्टूडेंट्स जो सियासत में या मीडिया में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मशवरा है आपकी? मैं समझता हूँ सियासत के बारे में, तो आज की सियासत में तो मैं मानो कि मैं नहीं बोलूँगा। अलबत्ता ये मैं सोशल मीडिया के, आप इसके सभी के। जर्नलिज्म के बारे में बोलूँगा कि आपकी ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ सियासत से बेहतर अगर आप लोग लॉ में इंटरेस्ट लेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि कानून जानना हमको बहुत ज़रूरी है। सियासत के लिए मैं इसलिए हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी खोली हुई है, मगर सियासत के लिए क्या है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। और आज की सियासत इतनी गंदी हो गई, आप देख रहे हैं ना, कभी आप किसी के बारे में कुछ बोल देंगे तो आपके ऊपर केस बुक हो जाता। आप मतलब आप किसी को फ्रीडम ही नहीं है। जी एफआईआर हो जाता पहले सियासत में जब हम कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी थी, तो जब सर्कल पुलिस स्टेशन में कोई कांग्रेस का एक वर्कर चले जाता तो सर्कल उठ के ठहर जाता। वो दबदबा था, वो लीडरशिप थी, और लीडर भी वैसे थे, मास पब्लिक लीडर, अवाम के लीडर। आज भी है, आज भी मैं देखता हूं। आज देखिए आप, लीडरशिप कब होती, जब लीडरशिप कोई आपके पास एमएलए का आता, तो जब पावर पावर के साथ तो लीडरशिप होती, आप पावर नहीं है तो लीडरशिप में रहना, जी पावर नहीं रहता तो मैं देखता हूँ खासकर हमारे हैदराबाद में अमजदुल्ला खान बोल के है, एमबीटी के लीडर, वो पावर नहीं है मगर वो अवाम का काम करते। ऐसे लीडर्स की जरूरत है, ऐसे पब्लिक लीडर जरूरी है, तो इनके लिए काम करने की जरूरत है। सर क्या ये सच है कि जब रेवंत रेड्डी जी पीसीसी बनने वाले थे तो आपने उनका हाई कमांड में सपोर्ट किया था? हाँ, एक्चुअल कैसा है वो किस्सा बोले तो, आप जब रेवंत रेड्डी साहब आए थे तो एक्चुअल रेवंत रेड्डी साहब ऑलरेडी हमारी कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े 40-40 50-50 साल से सीनियर लीडर्स बैठे हैं। जी जी। मगर रेवंत रेड्डी साहब जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, उसके बाद से जब पीसीसी की बात आई तो हाईकमान में भी हमारे रिलेशन थे। तो एक हमारी पूरी टीम है, तो हम सब कंटेस्टेड एमएलएज है, उसमें सीनियर लीडर्स है। हमने पूरा एक मेमोरेंडम तैयार करके तेलंगाना की जो पॉलिटिकल अब जो चेंज होने वाली है तो उसके लिए जो काम करना है बोले के, हमने रेवंत रेड्डी साहब की तायद में बात करके हम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को एक मेमोरेंडम दिए कि अगर तेलंगाना की सियासत में एक बेहतरी लाना चाहे, या नए पुराने बोल के नहीं, पुराने लोग भी बहुत अच्छे हैं, मगर रेवंत रेड्डी साहब जैसा लीडर जो एक तेलंगाना की अवाम के धड़कन है, जो तेलंगाना की तेलुगु अवाम रेवंत रेड्डी साहब को बिड्डा मानती है, हमारा तेलंगाना का बिड्डा बोलती है, तेलंगाना का शेर बोलती है, तो मैं समझ हम इसीलिए समझकर मैं उनकी ऑलरेडी उनकी टैलेंट की, उनकी खूबी को बहुत अच्छे से पहचानता था। मेरे में इतना रेवंत रेड्डी साहब के बारे में इतना बेहतरीन अंदाज था मेरे को, इतना मतलब क्लियर रिपोर्ट थी कि ये बंदे में सलाहियत है कि ये हुकूमत तेलंगाना में लाकर बता। पीसीसी बनने का मतलब तेलंगाना में हुकूमत लाना, जी पूरे तेलंगाना में आप जोड़कर लीडरशिप बनाकर आप तेलंगाना में सरकार बना के बताना, वो काम तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब करके गए। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने वो वहां पर हाईकमान के बारे में बोला, और हाईकमान भी अपनी तरफ से पूरी नॉलेज लेकर रेवंत रेड्डी साहब को पीसीसी बनाया, और रेवंत रेड्डी साहब ने हुकूमत बनाकर बताया। रेवंत रेड्डी जी के बारे में आपने जैसे कहा, तो वो एक कैसे सीएम है, मतलब आज के टाइम पे जो करना चाहिए एक सीएम को अपने स्टेट के लिए, वो क्या सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं या सारे काम वैसे कर रहे हैं? मैं ऑलरेडी पहले भी इसमें बीच में भी बात हुई आपकी, मेरी मेरी तरफ से मैं बोला हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मैं वो ही बोला हूँ ना कि आज़ादी से लेके अब, आज़ादी बोलो, हमारा आंध्र प्रदेश के वजूद से तेलंगाना का वजूद जब तक आया, जब तक जितने भी सीएम आए, उसमें मैं रेवंत रेड्डी साहब को टॉप सीएम समझता हूँ। वो इसलिए कि उन्होंने जो तेलंगाना को पूरे वर्ल्ड के टॉप शहर बनाने के लिए
टॉप स्टेट बनाने की जो उनकी ख्वाहिश, जो उनकी प्लानिंग, जो उनका मिशन है, वो एक बेहतरीन मिशन है। और मैं समझता हूँ बेहतरीन दानिश्वर और बहुत ही अवाम की तकलीफ को समझने वाले सीएम रेवंत रेड्डी साहब है। ऐसा नहीं कि होता क्या कि सीएम खाली ऊपर का रहता, जमीनी लेवल पर नहीं, वो पूरे समझते हैं। आप देखें, आज हाइड्रा के बारे में लोग बात करते हैं, हाइड्रा से जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो सेफ करने का काम करे वो रेवंत रेड्डी साहब कर रहे हैं। और इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है। पूरे हर कोई नाराज कौन है? जो लैंड ग्राबर्स है। नाराज कौन है? बीआरएस है। क्यों है? कि इन्होंने पूरी तेलंगाना की लैंड को लूटा। जब तेलंगाना के तालाबात, तेलंगाना के गवर्नमेंट लैंड्स, इसको पूरा लूटने का काम करे, और जो तेलंगाना की लैंड को, तालाबों की लैंड को, नदियों की लैंड को बचाने के काम के लिए रेवंत रेड्डी साहब हाइड्रा निकाले, तो इनके खिलाफ। तो ऐसा काम, ऐसा डेयरिंग का काम मैं नहीं देगा। मेरे सियासी 25 साल के कैरियर में मैंने ऐसे लीडर को नहीं देखा। आप बताओ, करोड़ों रुपए की एक एक प्रॉपर्टी, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये किसके लिए? अवाम। जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएंगी तो अवाम की पब्लिक ना प्रॉपर्टी, वो अवाम की बेनिफिट के लिए काम करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी आपको मालूम नहीं हुआ कि वो प्रॉपर्टी की मांडोली हो गई, तो आपको मालूम होता कि सीएम साहब करे, कौन करे बोल के? तो ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। आज आपके सामने आईने की तरह साफ है कि ये अवाम के लिए सेफ कर रहे हैं जमीन, ये अवाम की बहबूदी के लिए काम की में आएंगी। रेवंत रेड्डी साहब के काम में नहीं आने वाली है वो तेलंगाना की अवाम के लिए है, वो तेलंगाना की अवाम की प्रॉपर्टी है। तो ये काम रेवंत रेड्डी साहब और बहुत सारे, चाहे वो एजुकेशन के मसले में बहुत सारे इंटीग्रेट स्कूल्स का ओपन करने वाले हैं, जिसमें एससी एसटी माइनॉरिटीज पूरे एक कैंपस 60 एकड़ का बनाने वाले हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। तो बहुत बेहतरीन प्लान है। और वो प्लान मैं बता रहा हूं ना आपको, हिंदुस्तान से कंपटीशन नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन है। जो मूसी रिवर का काम का प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, वो आज अगर वो मूसी रिवर का काम हो गया, उसको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लंदन की जैसे नदी है वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट। तो आज ये अवाम को ये समझ में आ रहा कि कौन तेलंगाना के डेवलपमेंट को रोक रहा है और कौन तेलंगाना के डेवलपमेंट करना चाह रहा है। तो ये अवाम। सर आपने अभी जैसे बोला कि बीआरएस टीम पार्टी जो है वो लैंड और ज़मीनों को मतलब बेचने के लिए और इस, तो अभी हाल ही में 2 इंसिडेंट हमारे सामने में आए, एचसीयू और मानू का ही, ज़मीन को लेकर। एचसीयू में 400 एकड़ ज़मीन को काटा गया, फिर उसके बाद मानू में भी 50 एकड़ लेने की बात चली, जिसमें बीआरएस वालों ने सपोर्ट किया मानू के स्टूडेंट्स को लेकर, साथ में उनके साथ में मिलकर, और एचसीयू के स्टूडेंट्स के साथ में भी। तो अब मतलब ये कैसे हो सकता तो इसके अंदर कैसा है, आप देखिए, इनकी जो दोगली पॉलिसी है, इनकी जो है स्टूडेंट के नाम पे इन्हों अपने उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। इन्हों इनके तरफ मानो के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये ऑलरेडी 200 एकड़ जमीन पूरा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके लिए नहीं ली जा सकती। आप प्रोपगेंडा करे हैं। आप ऑलरेडी जब बीआरएस गवर्नमेंट थी, एचएससी की जो जमीन लैंड थी उन्होंने बेचे, उसमें से उनकी कोशिश थी वो। अब हमारी जो कोशिश थी, वो गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम होते वो लीगल प्रोग्राम के तहत, मानो के लिए कुछ भी नहीं था हमारा, मगर आप मानो के स्टूडेंट्स को लेकर, समझ रहे ना आप, उसको इश्यू बनाने के लिए, पॉलिटिकली इश्यू बनाने के लिए आप स्टूडेंट का सहारा लिए। अच्छा, तो ये उससे उसमें कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट एजुकेशन के मामलात में बहुत संजीदगी से काम कर रही है। सर तेलंगाना में कांग्रेस की तो यूथ प्रेजेंस है वो कमज़ोर है, क्या इसके पीछे तंजीमी कमी है या लीडरशिप का मसला है, या फिर यंग वोटर्स जो है उनके साथ कनेक्ट करने की स्ट्रेटेजी में कोई कमी रह गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तेलंगाना में यूथ कमजोर नहीं है, खासकर पूरे हिंदुस्तान में। सर ये तेलंगाना में कांग्रेस यूथ की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस ही बता रहा हूँ। तो खासकर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने यूथ को बहुत ही, खासकर ये 2023 से बता रहा हूँ मैं आपको, जी सर।
पूरे यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास हैदराबाद से, सिकंदराबाद से, मतलब पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद पूरा मिला के देख लीजिए आप, अनिल कुमार यादव हम्म, यूथ प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना, राज्यसभा एमपी दिया गया। कितना बड़ा पोस्ट है राज्यसभा एमपी आप, जी। यंग, मैं समझता हूं तेलंगाना का यंग हम्म, लीडर अनिल कुमार यादव को राज्यसभा पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और किस लिए किया? क्योंकि जब अपोजिशन में थे तो अनिल कुमार यादव ने जिस तरीके से, हम, मैं खांधे को खांधा लगा के था, हम्म, अनिल कुमार यादव ने जिस तरीके से मेहनत की, हम्म, जिस तरीके से आवाज उठाया, जिस तरीके से केसेस बुक किए गए यूथ के लीडर्स पर, अनिल कुमार यादव पर, उनकी पूरी टीम पर, कांग्रेस के लीडरों पर, उसको आवाज उठाने का काम करने के बाद आज राहुल गांधी जी हाईकमान ने देखकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि जो नौजवान नौजवान यंग नौजवान को राज्यसभा में एमपी बनाया गया। और उसके बाद अभी हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट्स का पार्टी ने डिसाइड करके उसमें कई यूथ प्रेसिडेंटों को डीसीसी दिया, कई। तो यूथ बहुत जबरदस्त है। हमारा हमारे तेलंगाना का यूथ प्रेसिडेंट को एमएलसी दिए। तो ऐसे पोस्ट यूथ को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम लोग। हम यूथ से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यूथ हमारे साथ नहीं है और कांग्रेस का यूथ मतलब कमजोर, नहीं। कांग्रेस का यूथ बहुत ही मजबूत। जी। और कांग्रेस का मैं समझता हूँ आने वाले टाइम पे हर यूथ अगर कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाह रहा है तो कांग्रेस पार्टी में उसको बहुत बेनिफिट है, जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम छेड़ चुकी है। और आने वाले दिनों पे बड़े बड़े जिम्मेदारी, बड़े बड़े पोस्ट कांग्रेस पार्टी यूथ को देने वाली है। सर, आखिर में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे को एक पैगाम के तौर पे कुछ अगर बोलना चाहें तो। मैं मेरी जिंदगी, मेरे आज मैं जो जिंदगी में मैंने जो स्ट्रगल किया, जहाँ से मैं निकल कर अब यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं जिंदगी में एक ही चीज़ सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। और अपनी जिंदगी में सबसे पहला काम, हम झूठ अपने अंदर अगर कहीं से भी हमारे डीएनए से या कहीं से माहौल से या कहीं से आ रहे हैं तो इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हमारी ज़रूरत है कि आप और हम लोगों को देखने से ज़्यादा अपने आप को अकेले में देखें कि हम में क्या बुराई है, हम में कहाँ पर कोताही है और कहाँ पर हम पीछे हो रहे हैं। और एक्चुअल होता क्या, कैफ, जी। आपसे मैं बात करके सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपसे मिलके मेरे को इतनी खुशी हो रही जी। कि हमारे पास मसला कैसा है कैफ, कि हम क्या करते हैं, हर आदमी में एक खूबी होती, उसके पास एक एक चीज में फन होता उसको, मतलब वो काम अगर उसको दे तो खुशी से और इतनी आसानी से कर देता वो कि आप उसके पीछे टाइम भी लगाए तो नहीं कर सकते आप। हम्म। हर बंदे में एक खूबी अल्लाह ने जी। नेचुरल में दी हुई है। तो वो ऐसे। खूबी को पहचानना, जी। आपको एक मिसाल देता हूं मैं कि हम हम जा रहे हैं रास्ते में, जी। हवा ऐसे आ रही है और आप ऐसे जा रहे हैं, जी। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सी तकलीफ लगती है, आप स्लो चलते हैं आप, क्योंकि हवा प्रेशर सामने से आ इधर रहा, से। आप वो ऐसा चल रहे हैं और हवा इधर से आ रही तो आप जल्दी निकल जाते। जी, सेम तो डायरेक्शन। काम कोई भी करे, आप ऐसा काम करे जहां पर आपको आसानी हो, मतलब समझ रहे हैं ना जी, आप, जी, जी। आपकी वो चीज में आप में वो है भाई कि मैं ये काम कर सकता कर हूँ, सकता हूँ। इसमें मैं काम करने में मजा आता मुझे, समझ रहे? जी। तो आप ऐसे काम करें, ऐसे काम मत करें कि दुनिया जा रही है। हम देख रहे हैं कि सिविल इंजीनियर पे बने तो पूरे सिविल इंजीनियर बन रहे हैं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा तो कोई कंप्यूटर उसी लाइन। इंजीनियर बन रहा, कोई। तो ऐसे नहीं, कि हमको चाहिए कि हमारे में खूबी क्या है, जी। हमारे में सलाहियत क्या है, तो हम वो काम करें। मैं इसमें एक बात जी, जो जी। है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें वो बुक्स में जो है सो बात बताए कि
पूरे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठ के बोले किसी कौम को तबाह करना है, जी। किसी कौम कौम को तबाह तबाह करना है और जंग नहीं करना है, बगैर जंग के तबाह करना है, तो क्या करना? तो बड़े बड़े लोग बोले, तो सब जने बोले, तो एक बात राय पूरी हुई कि तीन चीजें कर दो, जी। तीन चीजें करो, वो कौम तबाह हो जाती। तो पहला, माओं को अनएजुकेट कर दो, माओं को जाहिल कर दो। दूसरा, डिस्ट्रॉय ऑफ चर्च, मदरसों को जाहिल लोगों के हवाले कर दो, तालीमी इदारे ऐसे लोगों के हवाले कर दो कि जाहिल लोग है अच्छा। वो सिर्फ पैसे के लिए काम करे, या बस बस उसको सिर्फ कमर्शियल टाइप में इस्तेमाल कर ले। तीसरा, चाइल्डहुड तबाह कर दो। चाइल्डहुड मतलब बचपना, बचपना मतलब जब कोई बच्चा 5 साल का होता तो 90% उसकी पूरी वो बन जाती है, 90% 5 साल में बन जाती है। तो 5 साल से पहले उसको प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रखना चाहिए, उसको किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। नर्सरी स्कूल में डाल दे के आप खुश हो जा रहे हैं, आप नहीं, माँ के पूरे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में बच्चा रहना, उसको उन्हें किसी के हवाले नहीं करना, उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है समझाना। जैसा कि वो टॉमी जेरी बोल के आता, देखिए आप, जी जी टॉमी जेरी। जी। अब वो टॉमी जेरी अगर आप बच्चे को लगा के दे दे, वो बच्चा देख रहा है, वो वो जेरी के पास से जो है सो मौज उठा के लेके भाग जा रहा है, तो आप, वो बच्चा तो देख रहा है, तो उसके दिमाग में बैठ रहा है कि वो मौज उठा के लेके भागना सही चीज है, मगर आपका काम है कि आप उसको बताएं कि बेटा ये जो मौज उठा के ये लेके गया ये गलत काम है। तो बच्चे की तरबियत होती। तो 5 साल से आप पूरी दुनिया का एजुकेशन उठा के देख लीजिए, 5 साल से पहले कोई स्कूल को नहीं भेजता। जी। हमारे पास 2.5 साल में बच्चे को स्कूल भेज देते और समझते हम बहुत काबिल बना रहे हैं बच्चे को। तो ये तीन चीजें, किसी कौम को तबाह करने के लिए जंग की जरूरत नहीं है, तो ये चीजों पे हमको काम करना चाहिए। हम हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को एजुकेशन में, एजुकेट। मेरे से बार बार लोग बोलते हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरा एक बेटा हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करके आया, मेरा दूसरा बेटा अभी एमबीबीएस कर रहा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है वो, और एक बेटा जो सभी वो कर रहा है, 2 बेटियां हैं। तो मेरे से बार बार लोग पूछते हैं, नहीं भाई आप अगर कल के दिन, अगर मेरे हालात कभी ऐसे हो जाएंगे कि मैं 3 बेटों में से, मैं 3 बेटे 2 बेटियां हैं, तो मैं अगर पढ़ा नहीं सकूंगा, तो मैं बेटों को नहीं पढ़ाऊंगा, बेटी को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे बेटी की कमाई नहीं खानी है। हर बात गलत बात, जब बच्चा बड़ा होता तो हम ये आस में रहते कि ये बच्चा बड़ा होगा तो इन्हें कमाएंगा, माँ इसलिए उसको लगा के रखती कि इन्हें कमाएंगा तो मैं इसको लगा, नहीं, खुदा तुमको भी रिस्क देता है, उन्हें भी रिस्क देता है। तो हमारी ये चाहिए कि हम जल्द से जल्द ये बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छे तरीके से माहौल बताए, आर्ट ऑफ लिविंग बताए, ये जिंदगी जीने का तरीका क्या होता, उनको दुनिया में जीने का तरीका बताएं, उनको बताएं कि ये तुम एक फर्द नहीं है, तुम एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन है। अगर तुम एक गलत काम करोगे तो तुम्हारी पूरी कम्युनिटी को, तुम्हारे पूरे खानदान का नाम बदनाम होता। तो ये बताने की जरूरत है, ये तालीम की जरूरत है हमको। तो मैं अल्लामा इकबाल का बहुत ही फैन हूँ। मैं वो अल्लामा इकबाल की एक दुआ होती, मैं वो दुआ में खासकर ज्यादा, मतलब बहुत, उनके हर चीज मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें एक दुआ है अल्लामा इकबाल की, कोई उरूज दे ना जवाल दे, बस इतना कमाल दे कि अपनी राह में डाल दे, तेरी रहमतों का नुजूल हो, मेरी मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल और जर की हवस नहीं, बस रिस्क हलाल है, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। तो ये अल्लाह ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, मैं समझता हूँ कि नौजवानों को अपने अपने आप पे बदलने के लिए, खासकर अपने अंदर से जो अपनी बीमारी है उसको झांकने की जरूरत है, उसको निकालने की जरूरत है, और अपने आप को अपनी कम्युनिटी के लिए तैयार करना है, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करना, अपने स्टेट का नाम रोशन करने के लिए हमको तैयार होना है। तो ये मेरी ख्वाहिश है, और इसके लिए हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि बच्चे लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। सर आपका दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया। आप देख रहे थे उर्दू मीडिया 2.0
मैं हूं मोहम्मद कैफ। अब आपसे इजाज़त चाहता हूं, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। खुदा हाफिज़।